नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है, लेकिन ये लागू हो पाएगा या नहीं, ये सवाल अभी बीजेपी को परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कि एक के बाद एक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सबसे पहले अदालत में याचिका दाखिल की और देखते ही देखते अब कई याचिकाएं अदालत में पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी पहले ही बता चुके हैं कि संविधान के प्रावधान इस कानून को खारिज करवा सकते हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी यही दावा किया है और इसके अलावा उन्होंने यानी मनोज झा ने भी यह भी कहा है कि सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए झुकना ही पड़ेगा। इन दावों पर बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है, लेकिन अभी उसके पास और कोई उपाय भी तो नहीं बचा है। बीजेपी ने तो बहुत कोशिश की कि इसमें अपने साथ मुसलमानों को खड़ा हुआ दिखाए, लेकिन मुसलमान तो अभी विपक्ष के साथ खड़े दिख रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस में मुसलमान भाइयों ने पानी और शरबत पिलाया, फूल बरसाए और कहा कि हर त्योहार सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। यानी मोदी का एजेंडा तो यहां यानी पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गया। उधर कल बिहार में राहुल गांधी की मुलाकात मुस्लिम नेताओं से होनी है। वक्फ कानून बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार कल बिहार जा रहे हैं, जहां वो नौकरी के लिए पदयात्रा में शामिल होंगे। आपको याद है कि कन्हैया कुमार नौकरी के लिए पदयात्रा निकाले हुए हैं और उस पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं कल। और न सिर्फ पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे, बल्कि दलित सम्मेलन भी करेंगे पटना में, संविधान बचाओ सम्मेलन, और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। मतलब जेडीयू और बीजेपी को पूरी तरह घेरने का इंतजाम राहुल गांधी कल करेंगे। कल के दौरे में राहुल ने युवाओं को साथ आने के लिए भी कहा है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। यहीं से शुरुआत करते हैं, राहुल की बाइट जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। धन्यवाद। तो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट और उसकी शुरुआत बिहार से, और बिहार का युवा दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं, पलायन को रोक देंगे। पलायन सबसे बड़ी समस्या बिहार की, वो भी नौकरी के लिए, और उस काम की शुरुआत कल यानी युवाओं को जोड़ने की शुरुआत राहुल गांधी कल से कर रहे हैं, बिहार से, बिहार के बेगूसराय से। और दूसरी तरफ पटना में राहुल गांधी कल एक जो संविधान बचाओ यात्रा उनकी है उसको संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ वक्फ के नाम पर बीजेपी को अभी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है, और इसमें भी आखिर में बीजेपी हारेगी, ऐसा दावा मनोज कुमार झा, आरजेडी नेता, सांसद, राज्यसभा में सांसद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने किया। ये सुनिए जरा मनोज झा कह क्या रहे हैं। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन है दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ?
संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है, जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिहार का तो सबसे बड़ा दबाव जो होता है जन दबाव होता है, यानी जनता का प्रेशर। और वो प्रेशर क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार झेल पाएगी जब बात वक्फ की आएगी? तो आ चुकी है बात वक्फ की, क्योंकि वक्फ कानून बन चुका है, नया संशोधन बिल अब कानून में तब्दील हो चुका है। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदया ने कल रात को साइन कर दिया, गैजेट में आ गया और यह कानून बन गया है। अब कल से और कई सारी याचिकाएं लग गई इसके खिलाफ, सड़कों पे लोग उतर आए और उसके बाद अब कल से कोर्ट में क्या कुछ होगा और सड़कों पे जो लोग आंदोलन करेंगे उसका कितना असर नरेंद्र मोदी की सरकार पर होगा, ये तो देखा जाएगा। वहीं परसों और नरसों यानी 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, महाधिवेशन, जिसमें कांग्रेस बड़े बदलाव का दावा कर रही है। आइए जरा सुन लेते हैं इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है वो क्या कहता है, क्या करने जा रहे हैं और इसका कितना असर कांग्रेस पर, देश के मतदाताओं पर कांग्रेस छोड़ेगी, जरा देख लेते हैं। बहुत ऐतिहासिक है। और जब भी गुजरात में एआईसीसी के सेशन हुए हैं, वो हरिपुरा सेशन हो, सूरत हो, भावनगर हो और अब अहमदाबाद है, उसमें इतिहास की दिशा बदल दी। तो ये सत्र भी ऐतिहासिक है और देश की राजनीति की और समाज की दिशा बदलने की ताकत रखता है। किस तरह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में 2027 से लेकर आने वाले जो भी पार्टी, उसमें किस तरह से कांग्रेस एक नया रूप से? आपने देखा कि यहां आने से पहले, सत्र से पहले 3 दिन लगातार खड़गे साहब ने, राहुल जी ने और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे देश के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लंबी वार्ता की। 4-4, 5-5 घंटे की बैठकें चली। डीसीसी प्रेसिडेंट्स का सारे इनपुट लिए, उनके सुझाव लिए कि कैसे पार्टी को बूथ स्तर पे मजबूत किया जाए। तो ये सेशन से पहले करने का मंतव्य यही था कि सेशन में आए तो कुछ ठोस चीज लेकर आए। आने वाले दिनों में आपको कुछ ठोस प्रस्ताव जरूर सुनने को मिलेंगे। किस तरह से पूरे 2 दिन का? आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले महीने राहुल गांधी गुजरात गए थे, तब उन्होंने भाजपाई कांग्रेसियों को बाहर निकालने की बात कही थी। भाजपाई कांग्रेसियों को समझ सकते हैं यहां पर राहुल गांधी ने किसकी बात कही थी। इसीलिए इस अधिवेशन पर बीजेपी की खास नजरें होंगी, क्योंकि उसके जो भेदिए कांग्रेस में हैं, घर का भेदिया लंका डाहे, सुना है ना अपना नाम इस प्रोवर्ब को, कहावत को, वही। तो जो भेदिए हैं, जो कांग्रेस में हैं, शायद इस बार उनके नाम सामने आ जाएं और फिर नीतीश कुमार जैसा धोखा कोई न दे पाए। हालांकि बीजेपी का साथ देकर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा खो दिया है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी मिसाल है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है ना? जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले आइए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अल्पसंख्यक बोर्ड के तमाम नेता बैठे थे और बता रहे थे कि वक्फ बिल के हम पक्ष में हैं, जेडीयू की बात कर रहा हूं। लेकिन जब उनसे तीखे सवाल पूछे गए, पत्रकारों की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने कम से कम बिहार की राजधानी पटना में इतना तो दिखाया कि वो तीखा सवाल पूछ पाए इन नेताओं से। और जब ये तीखा सवाल पूछने लगे तो नेता भाग खड़े हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागने लगे। जरा सुन लीजिए यहां क्या चल रहा है, देखिए। आप लोग देख चुके हैं, कल 2 बार दिखाया हूं, लेकिन आज फिर इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। और ये तय मानिए कि आने वाले चुनाव में, बिहार चुनाव में, इस तस्वीर को बार बार दिखाने की नौबत आएगी। देखिए जरा। अशरफ साहब, आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए, या उल्लेख इसमें आपने किया है। क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको एतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी, सवाल का जवाब दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके?
आप देखिए भागलपुर गंगे को क्या बिल्किस बानो को भी नहीं मिला। बिल्किस बानो को ये जवाब दीजिए। बिल्किस बानो के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है। बिल्किस बानो के हथियारों को माला पहनाया जा रहा है आपकी सरकार के। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं। सवाल लेके सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर सवाल ये सर ललन सिंह ने जो बोला कि वह वोट जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ हो जाएगा और किसी का आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? सवाल सर क्या मुसलमान अपनी बात भी नहीं रख सकता? मुसलमान लड़े हुए हैं क्या जेडीयू के साथ? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? क्यों नहीं डर बोल क्यों नहीं रहे? तो इन भागते हुए नेताओं की तस्वीर आप बार बार देखेंगे। बीजेपी का साथ देकर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा खो दिया है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी मिसाल है। वहीं अब नीतीश से हिंदू भी नाराज हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने चप्पल पहनकर पूजा की है। इस तस्वीर को जरा देखिए, आरजेडी ने शेयर कि चप्पल पहनकर पूजा करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इससे किसी की भावना आहत नहीं होगी। ये बोल रहे हैं नीतीश बाबू चप्पल पहनकर पूजा कर रहे हैं, क्या किसी की भावना आहत नहीं होगी? ये बात अगर ये काम कोई इंडिया गठबंधन का नेता करता तो थोड़ा सोचिए, अगर विपक्ष का कोई नेता कर लेता तो सोचिएगा जरा। नीतीश कुमार की सत्ता की उल्टी गिनती शायद शुरू हो गई है दोस्तों। इधर बीजेपी में एक नई दरार बन रही है। अब तक मोदी की मुरीद स्मृति ईरानी वक्फ संशोधन और एनईपी का क्रेडिट लेने सामने आ गई हैं। अभी तक मोदी की मुरीद थी स्मृति ईरानी, आप जानते हैं, लेकिन जब से वो चुनाव हारी हैं, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद से वो गायब हो गई हैं। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल और एनईपी का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गई हैं। स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी ने एक पोस्ट में दावा किया है कि स्मृति ने दिन रात चुपचाप इनके लिए काम किया, लेकिन उनके काम का क्रेडिट कभी उनको नहीं मिला। इनके लिए मतलब नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, लेकिन स्मृति ईरानी को पार्टी ने कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। इस पोस्ट से जाहिर होता है दोस्तों कि मोदी और शाह के रवैये से अब स्मृति ईरानी भी नाराज हो गई हैं। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज पॉइंट में चर्चा करते हैं कि क्या मोदी और शाह से न सरकार संभल पा रही है और न पार्टी संभल रही है, तभी तो स्मृति ईरानी नाराज हो रही हैं। क्या अपने एजेंडे में नाकाम हो रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और राहुल गांधी ने कैसे संभाल ली है कमान? इन तमाम सवालों का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ बिल जिसके कानून बना चुके हैं, उसको लाकर नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुके हैं। क्या ध्वस्त हो चुका है नरेंद्र मोदी का एजेंडा? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही। बहुत कुछ है, बहुत कुछ रख चुका हूं, स्मृति ईरानी से लेकर उनके पतिदेव के बयान से लेकर राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं और खासकर बिहार से शुरुआत करते हैं। कल की तस्वीर आपने देख ली प्रेम कुमार जी, ये नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल बिल्किस बानो का पूछा जाने लगा, सवाल मुसलमानों के हित का पूछा जाने लगा, तो ये भाग खड़े हुए। और इसके बाद अब आगे की तस्वीर क्या दिखाई देती है, जबकि अब लाइन लग गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की। जी शुक्रिया राजीव जी। ये तस्वीर ये बताती है कि जेडीयू के जो नेता हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक समुदाय विशेष के नेता, ये नेता दरअसल अपनी तस्वीर के माध्यम से वो बातें बताना चाहते हैं अपने लोगों को जो वो उनकी जुबान नहीं बोल पाती है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जब उनको पता था कि हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हमारी पार्टी के नेता ललन सिंह और दूसरे लोग किस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में हम कैसे उनका बचाव कर सकते हैं, उनको पता था, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम समझते हैं कि ये सांकेतिक राजनीति जो है जेडीयू के
टक्कर शुरू हुई और उन्होंने जो जेस्चर दिया है, जो जवाब नहीं दे करके भी बताया है और निकलते हुए खामोश रहते हुए, केवल उनको मत देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उनके साथ तमाम लोगों को देखिए जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर निकल रहे हैं। वो उनका जेस्चर बता रहा है कि मुसलमानों के साथ जेडीयू ने अच्छा नहीं किया है, हम लोग भी दुखी हैं। ये इस तस्वीर का मतलब है। दूसरी बात ये है कि ये 2024 के बाद से अपोजिशन जिस तरह से सक्रिय है और अपोजिशन में भी खास करके कांग्रेस जिस तरीके से सक्रिय है, ऐसा पहले देखा नहीं जाता था कि कांग्रेस इतनी सक्रिय होती थी। संगठन के स्तर से सदन में मुद्दों पर एक से स्टेट से दूसरे स्टेट तक, और खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बात करें, महागठबंधन के भीतर बात करें, तो हर स्तर से हमें लगता है एक नई कांग्रेस हमें दिख रही है। बिहार को हम इस रूप में देखें कि बिहार देश की राजनीति को बदलने का काम करता आया है जी। ये सिर्फ जुमला में नहीं कह रहा हूं राजीव जी, 2024 में भी बिहार से ही जातीय जनगणना का जो है जातीय सर्वेक्षण शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन खड़ा करने में रोल अदा किया, उस इंडिया गठबंधन के बनने का इम्पैक्ट पड़ा। नीतीश कुमार वापस चले गए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। तो बिहार का इम्पैक्ट देश की राजनीति पर है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग हुआ तो इसके लिए भी बिहार से हुई पहल है। अपोजिशन बीजेपी सत्ता बचा सकी बैसाखी के जरिए, तो इसके लिए भी बिहार है। तो बिहार की सियासत में जो कुछ होता है उसका पूरा असर होता है, और इस बार जो बिहार की सियासत में हो रहा है, इसीलिए मैं ये बात बोलते हुए आ रहा हूं, वो है कांग्रेस का रीस्टोरेशन। कांग्रेस खुद को पुनर्प्राप्त कर रही है, फिर से हासिल कर रही है। देखिए 2-3 स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है। एक संगठन के स्तर पर, दूसरा जनता से इंटरेक्शन के स्तर पर, और तीसरा महागठबंधन के भीतर सहयोगी दलों से एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपनी भूमिका के स्तर पर। तीनों स्तर पर पार्टी सक्रिय है, और कन्हैया कुमार ने जो मुद्दा पकड़ा है वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा पलायन का मुद्दा है, बिहार के स्वाभिमान का मुद्दा है, बिहार के लोगों के लिए इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई, रोजगार खड़े नहीं हुए, वो मुद्दा है। और उसको इस इमोशन के साथ में कन्हैया कुमार रखने में कामयाब हैं कि जो बिहार गुजरात बना सकता है, जो बिहार मुंबई और महाराष्ट्र बना सकता है, जो बिहार दिल्ली बना सकता है, जो बिहार जम्मू कश्मीर में जा सकता है, पंजाब में जा सकता है, वहां की अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, वहां निर्माण कार्य कर सकता है, दिल्ली एनसीआर संभाल सकता है, वो बिहार अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकता? वहां पर क्यों नहीं काम है? बिहार में ही काम क्यों नहीं मिलेगा? इसको इस भावना के साथ जो कांग्रेस ने और कन्हैया कुमार ने परोसा है, इसका इम्पैक्ट, जमीनी इम्पैक्ट ये है राजीव जी कि बिहार में वो सवर्ण तबका जो हाल फिलहाल में कांग्रेस से बिदक कर बीजेपी के पास चला गया था, वो सवर्ण तबका वापस कांग्रेस के पास लौट रहा है। भाई बेगूसराय में, पूरे मुंगेर बेगूसराय के आसपास की बात कर रहा हूं, वहां ब्राह्मण बहुल इलाके में जिस तरीके से कन्हैया कुमार का स्वागत हुआ है, जिस तरीके से क्रेन से फूल बरसाए गए हैं, बनगांव की बात मैं कर रहा हूं, तो ये भी एक अद्भुत बात हुई है। बिहार की धरती पर जो कि सवर्ण वर्चस्व वाला माना जाता रहा है, वहां पर भी फिर से कांग्रेस वापस आ रही। कभी कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस संघर्ष होता था, बाद में राजनीति बदली, आज बीजेपी के सांसद है, तमाम चीजों के रहते हुए कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है, ये पलायन और नौकरी के सवाल ने राजनीतिक आधार पर जो एक विभाजन था उस पर यह हावी हो गया है कि नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। और राहुल गांधी ने इस मूवमेंट को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए वो अपील जो आज की है, जो आपने थोड़ी देर पहले दिखलाई है, वो अपील
मैं ये मान रहा हूं, अब मैंने इस अपील से पहले भी कहा था कि राहुल गांधी जो जा रहे हैं कन्हैया कुमार के इस मूवमेंट को एक नए सोपान पर ले जाने के लिए जा रहे हैं, और वो दिख गया जब उन्होंने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की अपील की और युवाओं से कहा कि आइए इसी व्हाइट टी शर्ट के साथ आइए। तो देखने की बात होगी। 7 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है संविधान सम्मेलन के ख्याल से और व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट के ख्याल से, बेगूसराय के ख्याल से, क्योंकि बेगूसराय वो धरती है जो रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। बेगूसराय वो धरती है जहां से जब कभी भी कहा गया कि कन्हैया गद्दार है, मैंने हमेशा कहा कि बेगूसराय और दिनकर की धरती से कोई गद्दार पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि कन्हैया कुमार के खिलाफ अगर एक भी सबूत होते इस सरकार के पास तो कन्हैया कुमार इस तरह से जन आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे होते। तो ये वक्त ने साबित किया है और कन्हैया कुमार ने बहुत बड़ा काम कांग्रेस के लिए किया है और राहुल गांधी ने उस चीज को और आगे बढ़ा करके एक तरह से राष्ट्र राजनीति को बदलने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट, जरा राहुल गांधी के इस अपील को एक बार फिर सुनना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रशांत टंडन जी के पास आऊंगा फिर लेकिन और वक्फ बिल उससे रिलेटेड तमाम घटनाक्रमों के बीच अब राहुल गांधी मुस्लिम नेताओं से भी मिलेंगे और संविधान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे पटना में और साथ साथ बेगूसराय में। वहां व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट, पलायन को रोको, रोजगार दो, यानी युवाओं की चिंता करेंगे। वहां भी मुस्लिम नेताओं से मिलेंगे। राहुल गांधी के इस अपील को सुनिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। प्रशांत जी, राहुल गांधी एक तरफ कल पूरा का पूरा बिहार में अपना समय देंगे और उसके बाद परसों यानी 8 तारीख को, 8 और 9 तारीख 2 दिन लगातार उधर गुजरात में गांधीनगर में जो होना है उस पर तो हम सबकी निगाहें टिकी ही रहेंगी। जरा समझना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून बन चुका है उसको लेकर जितनी शंकाएं आशंकाएं थीं अब वो धरातल पर नजर आ रही हैं। अब उसके खिलाफ भी माहौल और उधर सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां, कितनी चुनौतियां यहां पर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ यहां एक सवाल जो आगे हम लोग इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी का समझ में आता है लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता जिनको बिल्कुल कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से समझते हैं, उन्होंने आखिर क्या सोचकर इस बिल का समर्थन किया होगा, जबकि 6 महीने बाद चुनाव है। उनके पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता नाराज हैं, निराश हैं। और एक बात बता दूं, 2020 के चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू ने अपनी पार्टी से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, एक भी नहीं जीत पाया। नीतीश बाबू की पार्टी से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतरे थे 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यानी जेडीयू से एक भी नहीं जीत पाया था। और अब जब ऐसी हालत है तब क्या स्थिति होगी, इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। साथ साथ राहुल गांधी, पहली बात तो वक्फ बोर्ड पे कर लेते हैं राजीव जी, फिर बिहार, राहुल गांधी और गुजरात, 3-4 मुद्दे हैं जी। वक्फ बिल पे देखिए, कानून बन जाने से अभी उसमें बहुत आगे का रास्ता बाकी है, लेकिन और उसमें याद दिला दूं मैं कि CAA इन्होंने संविधान संशोधन पास कर लिया था, उसके ग्राउंड रूल्स बनने में 5 साल लग गए। तो अभी जो कानून बना है उसके नियम बनेंगे और वो नियमावली बनेगी, वो नियमावली के बाद वो कानून
लागू होने के स्थिति में आता है। सिर्फ कानून लागू नहीं हो पाता है, ये कानून को लागू करने के लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए होता है वो फ्रेमवर्क में टाइम लगता है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में तमाम पिटीशन है। हम सब जानते हैं कि वक्फ का जो ये बिल पास किया है सरकार ने, एक्ट बन गया ये संविधान की कौन कौन सी धाराओं का उल्लंघन है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है ये, और इसको सुप्रीम कोर्ट अपना नजरिया इसमें देगा। लेकिन एक थ्रेट जो नया एक थ्रेट जो उभर कर आ रहा है, जो चिंता है लोगों की, वो चिंता ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या ये वक्फ का कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ओवरराइड करने के लिए लाया गया है? क्या उसको इनफेक्टिव करने के लिए लाया गया है कि तमाम सारे मस्जिदों को आप मंदिरों में कह दो कि ये मंदिर थे कभी, और उसके बाद उन लैंड को डिस्प्यूट में डालो और उसके बाद उन ज़मीनों पे कब्जा हो, क्योंकि अब वक्फ का कानून बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो उसमें गैर मुस्लिम भी होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। संभल जैसे तमाम सारे इशू नए उभर सकते हैं, ये एक मंशा हो सकती है। एक जो मंशा में कामयाब नहीं हुए नरेंद्र मोदी, वो ये थी कि इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियों में शानदार एकता दिखाई दी और बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने अपनी बात रखी, मुसलमानों के साथ खड़े हुए। अभी तक जो होता था कि मुसलमान के नाम पे विपक्षी पार्टियां डर जाती थी, वो नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे मोदी साहब की विफलता है पॉलिटिकली। और दूसरी विफलता ये है कि वो मुसलमानों को अलग थलग करने में कामयाब नहीं हुए। अब इसमें सिख भी बोल रहे हैं, अब इसमें चर्चेस का मामला भी आ गया, खुद आरएसएस ने उठा दिया। तो ये मुद्दा बहुत केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं रहा, ये व्यापक मुद्दा हो गया है और अपोजिशन इसमें यूनाइटेड है। तो ये मोदी साहब की राजनीतिक रूप से विफलता है। इस तरह हम लोग चर्चा कर चुके, इस तरीके के तमाम सारे जो चीज़ें पिछले हुई, चाहे धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, उसका राजनीतिक लाभ 2024 के चुनाव में नहीं मिला था। अब आते जी बिहार पे, देखिए नीतीश कुमार की चर्चा आप कर रहे थे। नीतीश कुमार अगर होशो हवास में होते या उनकी मनस्थिति क्या है उसका अंदाज़ा हमको जब वो राष्ट्रगान बज रहा है उनकी कुछ जो है गतिविधियां उस दौरान देखने को मिली, जिसको कहा जाए कि हरकत, तो वो उनकी मनस्थिति को दिखाती है। रामनवमी की पूजा में जिस तरीके से चप्पल पहन के वो चले गए, राजनेता को इन सब चीज़ों का ख्याल रहता है, कहाँ कैसे जाना है। तो उनकी मनस्थिति को समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार को कोई और कंट्रोल कर रहा है। बड़े लंबे समय से तेजस्वी यादव इस बात को उठाते रहे हैं और ये बात अब सही साबित होती दिखती है। नीतीश कुमार एक चेहरा है जो कल चर्चा में गर्ग साहब ने डिमेलो का उदाहरण दिया था जी, वो मुझे याद आ रहा है। जो नीतीश कुमार की स्थिति ये है। लेकिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये भागते हुए मुस्लिम नेता दिखाई दिए, ये काफ़ी जो है महंगा पड़ेगा उनको। जहाँ तक रोजगार की बात है, देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी चले जाएंगे जहाँ पे सिविल सर्विसेज और तमाम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग होती है, उसमें भी अधिकांश लोग आपको बिहार से मिलेंगे। तो बिहार में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि अवेयरनेस है, रोजगार के मुद्दे को लेकर और सरकारी नौकरी को लेकर। और इसीलिए आप देखिए कि कुछ दिनों से मैं वो वीडियो देख रहा था जो कांग्रेस की यात्रा चल रही है, पलायन रोको रोजगार दो, उसको काफ़ी आप कहें कि रिस्पांस मिल रहा है। जगह जगह वो यात्रा चल रही है, रिस्पांस मिल रहा है। राहुल गांधी संविधान के मुद्दे पर लगातार बिहार में जाते रहे, चौथा पांचवा दौरा है उनका और फिर जा रहे हैं।
वहाँ पे नीतीश कुमार ने जातिवाद जनगणना कराई और उसके बाद वो उसका नाम लेने से भी अब घबराते हैं। जी। तो बिहार की राजनीति में रोजगार और वक्फ का जो इम्पैक्ट है, चिराग पासवान, ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि इसका राजनीतिक इम्पैक्ट जो होगा वो काफ़ी घातक होगा एनडीए के लिए। और मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस को एक अच्छा मौका है, लोग उसको कांग्रेस को सकारात्मक ढंग से देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, महागठबंधन के लिए अच्छा मौका है, तेजस्वी यादव के लिए अच्छा मौका है और सीपीआईएमएल के लिए अच्छा मौका है। दूसरा बात, जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पे हो रहा है, सीधे सीधे मोदी के गढ़ में हो रहा है। और पिछले दो अगर अधिवेशनों की या दो बैठकों की चर्चा अगर हम करें कि उदयपुर में बैठक हुई और उदयपुर की बैठक से भारत जोड़ो यात्रा का एक आइडिया निकला और भारत जोड़ो यात्रा के आइडिया ने कांग्रेस को एक नई जान दी। उसके बाद रायपुर में अधिवेशन हुआ और उससे एक मोमेंटम बना। लोकसभा चुनाव के बाद वो मोमेंटम कांग्रेस का कम हो गया, छूट गया। तो अब अहमदाबाद में जो बैठक हो रही है इसमें पहली प्राथमिकता ये है कि वो जो मोमेंटम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में बना था वो मोमेंटम वापस आए। जो राहुल गांधी खुद बात कह चुके और एक दो बार नहीं कई बार कह चुके कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी और आरएसएस के समर्थक लोग हैं, इनको कब पहचाना जाएगा, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा 20-30 लोगों को निकाल देंगे हम, 1-2-3 को भी नहीं निकाला अभी तक। तो इसको लेकर जो है निगाहें रहेंगी कि अहमदाबाद में क्या होता है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें अहमदाबाद में इनको तय करनी चाहिए। एक, मीडिया मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी का क्या हो। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मोदी की या बीजेपी की सरकार की सबसे बड़ी ताकत कॉर्पोरेट मीडिया है। इनके सारे सच झूठ को, नफरत को, एजेंडा को दिन रात वो चलाता है और विपक्षी पार्टियों का और खासकर कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, इस मीडिया के लिए उनके पास कोई रणनीति नहीं है। एक दूसरी बात, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, चुनावी धांधली के खिलाफ कोई एक स्पष्ट और लंबी और बहुत कारगर रणनीति के साथ अहमदाबाद से लौटना चाहिए और चुनाव जीतने का जो पूरा सिस्टम है उसको कांग्रेस पार्टी के अंदर इनबिल्ट करना चाहिए। आंदोलन हो रहे हैं, सड़कों पे लोग आ रहे हैं, सेमिनार हो रही है, लेकिन चुनाव जीतने वाला जो एक अलग एक्सपर्टीज होती है उसमें अगर होगी भी तो दिखती नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र में हमने देख लिया या तमाम चुनाव में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद से ये कुछ चीज़ें उनको लेकर लौटनी चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इधर बिहार से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र और अहमदाबाद, ये तमाम गतिविधियां, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर वक्फ बिल को लेकर जो चर्चा हम कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, कानून बना दिया गया, लेकिन कानून के बाद आगे क्या। जरा जल्दी से संजय जी आपसे भी समझना चाहता हूं कि बिहार को बहुत नज़दीक से आप भी जानते हैं। संजय जी, बिहार में नीतीश बाबू ने आखिर वक्फ बिल का सपोर्ट क्यों किया? सवाल तो पूछा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? एक तो उनकी मजबूरी और दूसरे उनको फंसा दिया गया है। वो इस तरह से फंस गए हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था और ये मोदी जी की रणनीति का हिस्सा है। मोदी जी की रणनीति ये है कि न सिर्फ नेताओं पार्टी को बल्कि वो नेताओं की भी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और क्या ये बाकी नेता जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने देखा नहीं, उन्हें पता नहीं था कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या होगा। तो अगर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो उनके समर्थन में इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने की क्या जरूरत थी। इन्होंने जाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगभग भागकर अपनी बेइज्जती करवाई है, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की है।
तो इनकी क्रेडिबिलिटी खराब करना मोदी जी का लक्ष्य है, और मोदी जी इसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के साथ है उस मुसलमान को मुसलमान का ही वोट ना मिले, और ऐसी स्थिति हो गई है और ये दिखाई दे रहा है, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने इन लोगों को ऐसा फंसाया है, या ये लोग किन्हीं कारणों से ऐसा फंसे हुए हैं कि जो सच है उसको सच नहीं बोल सकते, और वही कर और बोल रहे हैं जो मोदी जी चाहते हैं। सॉरी। तो ये पूरी रणनीति इसीलिए है, और इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। जैसे वक्फ बिल है, वक्फ बिल की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई मांग ही नहीं थी। वैसे ही जैसे किसानों के लिए विधेयक कानून की कोई जरूरत ही नहीं थी, और जब मांग हो रही है तो उस पर सुनवाई नहीं है। और वैसे ही ये वक्फ बिल है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जबरन आप ले आए। जबरन आप इसलिए ले आए कि आपको हिंदू मुसलमान करने के लिए इससे ज्यादा ब्लैटेंट तरीका, मैंने जो पिछला आपका था उससे अब आपको और ज्यादा चाहिए था। अब आपके पास सुविधाएं हैं, अब आप चुनाव आयोग आपके खिलाफ बोलता नहीं है, अखबार आपके साथ है, मीडिया सब कुछ आपने देख लिया कि कोई आपके खिलाफ बोलता नहीं है, और आप जो चाहे तो करते हैं, उसे समर्थन भी मिलता है। तो बिना जरूरत ये वक्फ कानून लाया गया, और न सिर्फ लाया गया, ये प्रचार किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो प्रचार चल रहा है, या मीडिया भी जो प्रचार कर रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों ने अति कर रखी थी और उसको सिर्फ मोदी जी रोक सकते हैं। जो विरोध कर रहा है वो सब मुसलमानों के समर्थक हैं या हिंदुओं के विरोधी है, यही सब प्रचारित किया जाता है। और बिहार के संदर्भ में इस सब का असर काफी ज्यादा होगा। और अगर ये असर होगा कि मोदी जी ही हिंदुओं के हिमायती हैं, हालांकि उन्होंने बीच में ये कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, और अब कुणाल कामरा के पीछे पड़े हुए तो कुणाल कामरा हिंदू है, लेकिन ये सब मामला वैसे नहीं फैलता है जैसे इनका वाला फैल जाता है कि ये जो कहना चाहते हैं वो कह लेते हैं, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया के समर्थन तक, जैसा अभी टंडन जी ने कहा कि इतना ज्यादा फैलाया जाता है कि माहौल ये बन रहा है, या आम लोगों को लगता है कि मोदी जी ही मुसलमानों ने एक तो अति कर रखी है, ये इन्होंने साबित कर दिया है, और दूसरा ये कि मोदी जी ही उनको रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो मोदी जी के विरोधी हैं। वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, वो मोदी जी के विरोधी है या मुसलमानों के समर्थक हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने ऐसी स्थितियां बना ली हैं, और जिनको देखना है, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, जिनको देखना है, और मीडिया, तीनों शामिल है, जिनको देखना है वो नहीं बोल रहे हैं, और जिनको नेताओं को जब बोलना है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है तो वो उल्टा वाला होता है जो मोदी जी के पक्ष में है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, उसमें वैसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और अगर राहुल गांधी किसी मीडिया वाले को रगड़ देते हैं तो फिर उसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी अनुभवी ही नहीं है, वो मीडिया वाले को रगड़ देते हैं। तो बहुत विचित्र स्थिति बना दी गई है, और ये पूरी तैयारी से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से बनी है, और उसको बड़ी कायदे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये सब दिखाई दे रहा है, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी इस मजबूरी में है। उनको ये लग रहा है कि मोदी जी ही हिंदुओं का भला कर रहे हैं। जैसे ये बहुत बढ़िया था कि अगर मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं तो दलितों की चिंता कौन करेगा, लेकिन उसको फिर जात पात के ढंग से, इस ढंग से कि कांग्रेस जो है तो जात पात की बात करती है, पहले नहीं करती थी अब करने लगी, वगैरह वगैरह करके इतना डैमेज किया गया कि उसका वो प्रभाव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और ये सब मीडिया के कारण होता है, या मीडिया मैनेजमेंट नहीं होने के कारण होता है। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट को भी अगर टाइट किया जाता है, जैसे अभी आलोक जी का एक वीडियो खूब घूम रहा है, उन्होंने ऑनलाइन रगड़ दिया एंकर को, तो वो बहुत बुरा लग गया, और वो सिर्फ उस एंकर को बुरा नहीं लगा, बाकी आलोक शर्मा की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और वो सिर्फ उस एंकर को बुरा नहीं लगा, निष्पक्ष कहने, खुद को निष्पक्ष कहने और निष्पक्ष दिखने वाले पत्रकारों को भी बुरा लगा, जबकि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वो बिल्कुल जरूरी था और वो डिजर्व करती थी। तो वो अपनी अपनी सोच है। तो ऐसा बना दिया गया है कि आप तो आदर्श बने रहिए और उनको आदर्श से कोई लेना देना नहीं है। वो तमाम अनैतिक काम करते रहे, उस पर कोई बोलेगा नहीं, और ये जरा सा लीक से हटे तो इनका कहा जा रहा है अरे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अरे कांग्रेस तो ऐसा नहीं करती थी। अब कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए जो करना चाहिए वो क्यों ना करे, और नहीं करे तो जीते कैसे। और अगर उसको जीतने की चिंता नहीं है तो भी इसकी चिंता लोगों को है, कांग्रेस के विरोधियों को है कि कांग्रेस जीतने के लिए क्यों नहीं काम कर रही। अगर उसे नहीं जीतना है और उसे अगर आरएसएस से बदला ही लेना है तो आप लेने दो ना, आपको दिक्कत क्या है, आप चुनाव जीतो और मोदी जी को हरा दो। तो वो भी कांग्रेस को नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस ढंग से
पूरा माहौल ये बनाया गया है कि कांग्रेस या राहुल गांधी कमजोर है, अक्षम है, हिंदू विरोधी है, और मोदी जी बहुत जरूरी है, वही हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं या मुसलमानों को वही टाइट कर सकते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम 80-20 का जो मामला है उसको और फैलाया बढ़ाया जा रहा है। पहले की स्थितियों में ये संभव नहीं था, अब ये संभव है, ये ज्यादा आश्चर्यजनक है। और इस तरह से मुझे लगता है कि मोदी जी जो चाहते हैं वो करते जा रहे हैं, और इसलिए कर पा रहे हैं कि जिनको देखना है, रोकना है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसमें मीडिया, कोर्ट, पत्रकार सब शामिल है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जरा जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा समझो आपसे, बिहार से लेकर और दिल्ली तक वक्फ बिल पर जो घमासान मचा है उसमें नीतीश बाबू एक अहम रोल है, नीतीश कुमार का। इसलिए आपके जरिए, आप बिहार की सियासत को बहुत नज़दीक से देखे हैं, समझे हैं, समझते हैं, जरा आपसे समझो कि आखिर सोचा क्या होगा नीतीश बाबू ने। देखिए, नीतीश बाबू ने क्या सोचा होगा इससे पहले यह जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा होगा। जी, नरेंद्र मोदी ने 2014 में बीजेपी का अपना बहुमत था, 2019 में बीजेपी का अपना प्रचंड बहुमत था, लेकिन 2019 में सारे जो विवादित इशूज थे उनके, भाजपा और संघ परिवार के, सबको एक एक करके लागू किया, लेकिन वक्फ बिल को उस समय इंट्रोड्यूस नहीं किया, उस समय नहीं किया। वो चाहते तो अगर नीतीश साथ देते, चंद्रबाबू नायडू तो खैर उस समय थे भी नहीं, या और सहयोगी दल साथ देते, नहीं देते, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी खुद ही अपने आप में सक्षम थी, वो करवा ले जाती, लेकिन उस समय नहीं किया। इस समय क्यों किया? इस समय एक तो यह है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में बहुत ही बेचारा और असहाय राजनीतिक बन के रह गए हैं। उनकी पार्टी के नेतृत्व पर उन लोगों का वर्चस्व कायम हो गया है जो अंदर से भाजपा और संघ परिवार के विचारों के साथ है। चाहे राजीव रंजन सिंह लालन कह सकते हैं, समाजवादी थे, कर्पूरी जी के साथ थे, चेला थे और सब कुछ थे, लेकिन मानसिक तौर पे तो ये लोग वही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। और नीतीश कुमार नेतृत्व एक तरह से संजय झा है। संजय झा तो बेसिकली विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते थे यहाँ दिल्ली में, अरुण जेटली के आदमी थे। अरुण जेटली ने उनको भेजा था वहाँ पे नीतीश कुमार और उनके बीच में संपर्क बनाए रखने का काम करने के लिए। पहले सुशील मोदी भी करते थे, अब संजय झा करने लग गए थे। तो ये इनके हाथ में आज पार्टी का नेतृत्व है, तो अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनका, मोदी का मकसद मेन रूप से ये है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोगों को उनके अपने तथाकथित जो सीमित होता गया है या जो भी है जनाधार है, उसके सामने एक्सपोज कर देना कि देखो भैया ये कुछ करने के लायक है नहीं, हमारी बात नहीं कर सकते, ये रहेंगे तो संघ परिवार और बीजेपी के साथ रहेंगे। सीधी सी बात ये है, और उसमें इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि आज की तारीख में अब इतनी बार पलटी मार चुके हैं, अपने क्रेडिबिलिटी को खत्म कर चुके हैं, शरीर स्वास्थ्य नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, मानसिक स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। कई कई बार क्या क्या कर जाते हैं वो, क्या क्या बोल जाते हैं वो। अब इसके बाद उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। संजय ठीक कर रहे थे, उनके पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है कि अब वो हाँ में हाँ ही करना होगा उनको। आप मत भूलिए कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो रामविलास पासवान ने तो कम से कम इतना साहस दिखाया था कि उन्होंने सरकार छोड़ दी थी, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही थी, एनडीए के साथ बनी रही थी, तो उस समय भी उन्होंने था। ऐसा नहीं है। अब सवाल यही है कि अच्छा, दूसरा ये कि उनकी सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप बता रहे थे कि भाई विधानसभा में चुनाव में दर्जन भर लोगों को या 14-15 लोगों को टिकट दिया, लेकिन कोई नहीं जीता। लोकसभा में भी मुझे लगता है कि एक को दिया था टिकट, वो भी नहीं जीत पाया उनका। लेकिन फिर भी एनडीए की जीत में जो नीतीश कुमार का रोल था, उनका चाहे कुर्मी, कोयरी या अत्यंत पिछड़ी जातियों का समर्थन था, जनाधार था, या मुसलमानों का भी छुटपुट जो भी था उनकी पार्टी के लिए, वो लोग वोट दिलाते थे, उसका थोड़ा बहुत इनको मिलता था। उनका उम्मीदवार भले न जीत पाए, तो एक तो ये था। वो धीरे धीरे, सबसे बड़ी दुखद बात ये हो रही है राजीव जी, नरेंद्र मोदी और संघ परिवार अपनी रणनीति में यहीं पे सफल हो रहा है। वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो अब इस तरह की जो घटनाएं होंगी कि अब वो बता सकेंगे, आराम से बता सकेंगे, देखो जी कांग्रेस और आरजेडी जो है या लेफ्ट उनका जो है गठबंधन, ये मुसलमानों की पक्षधर हैं, ये वक्फ की सारी जमीन जायदाद उनको देने के पक्षधर हैं, और हम हिंदुओं के पक्षधर हैं। आपको मैं बताऊं, 2014 के चुनाव से लेकर के अभी तक जो संघ के कार्यकर्ता होते थे, गांव गांव में जा करके
यूपी और बिहार में खास तौर से दलित बस्तियों में जा करके कि देखो जब हमारी सरकार आएगी तो ये जो मस्जिद खड़ी हुई है ये सब हिंदुओं की जमीन पे बना हुआ है, ये सब मंदिरों की जमीन पे बना है, तोड़ करके बनाया गया, ये सब हम लोग ढहा देंगे और ऐसा कानून लाएंगे कि ये जमीन तुमको मिल जाएगी, दलितों को मिल जाएगी, अत्यंत पिछड़ी जातियों को मिल जाएगी। अब वो बात बड़े मन से कहेंगे, बिहार के चुनाव में घूम घूम के कहेंगे देखो जब बात आई तुमको कुछ देने के लिए तो ये लोग एकदम खिलाफ खड़े हो गए, जाकर के लोकसभा में राज्यसभा में हमारा विरोध किया इन्होंने, मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए। अब उस पर यह है कि विपक्ष जो है, राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो या लेफ्ट के लोग हैं, ये लोग किस हद तक अपनी बात को सामाजिक न्याय की ताकतों तक पहुंचा पाते हैं। दलित हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी हैं, उनके बीच में कि देखो ये संघ जो है तुम्हारे हितों का विरोधी है, जब भी तुमको कुछ देने की बात आती है तो ये दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो तफरका पैदा करे। अब उस पर अगर काउंटर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उनकी सफलता इसी में है। नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की सफलता इसी में है कि वो हिंदू और मुसलमान के बीच में पोलराइज करने में सफल होते हुए जा रहे हैं। और ये जो तथाकथित जनता दल यू के नेता थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सवालों से भाग उठ खड़े हुए, मुझे लगता है कि इनको कहा गया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बताने के लिए कहा गया होगा कि देखो जी नीतीश कुमार जी के दबाव में 4 संशोधन उन्होंने मान लिए थे, इसलिए हम लोग तैयार हो गए समर्थन देने के लिए। लेकिन जब सवाल करने लग गए लोग कि भाई क्या ये इसलिए भी था, क्या ये भी संशोधन में था आपके कि वो 2 सदस्य जो गए वक्फ बोर्ड में वो हिंदू समाज से होंगे या अदर देन मुस्लिम्स होंगे, तब बौखलाहट मची उनके अंदर। तो वो तो खैर उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। असल बात यह है कि आप हिंदुओं को कितना समझा पाते हैं कि ये जो इशूज हैं वो हम किसी की तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सच है उसका साथ दे रहे हैं। किसी के साथ अगर जाति हो रही है तो उसका साथ दे रहा हूं, और इससे किसी दलित का, किसी ओबीसी का, किसी एमबीसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर आप ये समझा लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो कवायद चल रही है, ये अगर भारी पड़ गया, बेरोजगारी का सवाल, परीक्षाओं में धांधली और परीक्षा रद्द करने का सवाल, बेरोजगारी या पलायन रोकने का सवाल, अगर ये मुद्दे हावी हो गए और इन पर चढ़ गए, वक्फ बोर्ड हो या आप सबसे बड़ी बात देखिए, जितने भी इनके विवादित इशूज थे, चाहे 3 तलाक का कानून हो, 370 का को संविधान से हटाने की बात हो या राम मंदिर की बात हो, उससे हिंदुओं का कुछ भला हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया कि जैसे हिंदू साहित्य, अरे साहब बड़ा अच्छा हो गया, 370 हट गया, अरे साहब 3 तलाक कानून हट गया। अरे भाई 3 तलाक कानून हट गया तो उसमें आपको क्या फर्क पड़ा? आपकी सेहत पे, हमारी जयशंकर गुप्ता की सेहत पे क्या फर्क पड़ा है? लेकिन ये उसको इतना इनका कनफुकवा तंत्र और मीडिया इनके साथ है जो इतना प्रभावशाली तरीके से पहुंचा देते हैं लोगों में, तो उसमें इनकी कामयाबी उसी में हो जाती है। उसको विपक्ष काउंटर नहीं कर पाता है। उसको विपक्ष के पास चूंकि संसाधन भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, और कहने में मुझे झिझक नहीं है कि संगठन भी नहीं है जो आपकी बातों को जनता के बीच में, अपने जनाधार के बीच में भी पहुंचा सके। ऐसा कुछ ताना बाना नहीं बना पाए हैं लोग, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए नीतीश कुमार का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मालूम नहीं है। चुनाव के बाद जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में ही या चुनाव के बाद उनका कुछ बड़ा रह नहीं जाएगा। उनकी पार्टी हो सकता है कि खंड खंड भी हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। उसको बांध के रखने की कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी तबीयत और खराब होती जाएगी। तो भाजपा की कोशिश होगी कि उसमें से बड़े तबके को अपने साथ ले ले, अपने साथ शामिल कर ले। अब जिस ढंग से सरेंडर किया है लोगों ने, तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कि अभी लोग तो दाएं बाएं भी देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसमें से जो सामाजिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता के जो पक्षधर लोग हैं, वो लोग हो सकता है कि अगर बात बढ़ेगी तो शायद वो महागठबंधन के पक्ष में आ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा माहौल यही बताना होगा कि भैया ये मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये संविधान का सवाल है। और जैसा प्रशांत कह रहे थे ना, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी होगा ये। सुप्रीम कोर्ट इस पर तो विचार करेगा ही करेगा कि भाई जो 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है, उसका कहीं ये अतिक्रमण तो नहीं करने वाला है वक्फ संशोधन विधेयक, क्योंकि उसमें तो है कि यथास्थिति बहाल रखी जाएगी।
उसके पहले की। तो ये वक्फ विधेयक में आप कह देंगे कि साहब नहीं ये तो बना है, अच्छा उसमें थोड़ा सा जरूर वक्फ बोर्ड के बारे में भी जो कहा जाता है कि साहब कभी कभी ऐसे ऐसे क्लेम कर देते हैं, जैसे अब भाजपा के लोग उठाते हैं, बार बार कहते हैं संसद पर भी क्लेम कर दिया कि संसद भी हमारी जमीन है। दूसरी बात है, राज्यसभा में जो सबसे बड़ी बात है जो रामगोपाल यादव ने उठाई थी, समाजवादी पार्टी के जो है, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए जंगल इन्होंने बेच दिया सारा, सरकारी जितनी ये थे उपक्रम थे सब लगभग बेच चुके हैं, अब कहाँ का बेचें, तो अब वक्फ भूमि इनको दिखाई दे रही है कि वक्फ के पास बहुत बड़ा जमीन का भंडार है, अब उसको इनको अडानी अंबानी और अपने चहेते पूंजीपतियों को बेचना है। आपको पता ही है कि जो मुंबई में अंबानी जी का जो एंटालिया बिल्डिंग है वो यतीम खाने पर बनी है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर लेकर के मुकदमा लंबित है। तो मुझे लगता है कि ये अधिनियम बन जाने के बाद तो शायद वो मुकदमा भी शायद पता नहीं उसका हश्र क्या होगा। तो ये सारी बातें हैं, अगर ये बातें अपोजिशन ढंग से लोगों तक पहुंचा सके कि भैया इसका मतलब मामला जो ये कह रहे हैं वो बात नहीं है, असल बात है कि जो इनका क्रोनिक कैपिटलिज्म है, पूंजीपति इनके जो साथ के हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये तरीके खोजते हैं और उसी के जरिए ये करना चाहते हैं। दूसरा है कि मुसलमानों को ये मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं बार बार कि तुम इस देश में रह तो सकते हो लेकिन रहोगे तो दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहोगे और उस पर हमारे हिंदू समाज के लोगों को खुशी होगी। यही इनका मुख्य मकसद है और अभी तक की जो हालत है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक कामयाब होते हुए दिखाई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ संविधान के आर्टिकल की बात हो रही है, और क्या आर्टिकल को इसके ज़रिए बदलने की कोशिश है या कुछ और है, और संविधान को आप संविधान के आर्टिकल्स को इस ढंग से ऐसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन इस कानून के ज़रिए आखिर आप करना क्या चाहते हैं। और उसमें बहुत कुछ जो है पिक्चर क्लियर दिखाई देता है, जिसमें एक आलेख जो छपा ऑर्गेनाइजर में जिसे हटा लिया गया, और उस आलेख में भी बहुत ऐसी बातें हैं जिससे वो न सिर्फ अब वक्फ बिल की बात यानी कि मुसलमानों का जो मसला है उसकी बात, बल्कि अब क्रिश्चियंस के मसले को भी उजागर किया जा रहा है। चर्चेज़ के ज़मीनों की बात भी हो रही है और इस पर भी अब धीरे धीरे बीजेपी के लोग भी खुलकर मुखर होकर इस पर बात करने लगे हैं कि ईसाइयों के पास भी, चर्चेज़ के पास भी बहुत ज़मीनें हैं। आज भी कुछ बयान ऐसे आए हैं। खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपके पास भी आना चाहता हूँ, आपसे भी समझो कि क्या आपको भी लगता है कि नीतीश बाबू ने यहाँ गलती कर दी है या मोदी जी ने गलती कर दी है? अनम्यूट कर लीजिए। जी, मुझे लगता है कि गलती क्या, सोची समझी रणनीति के तहत किया है और नीतीश कुमार जी से करवाया गया है, या नीतीश कुमार जी का असली रूप अब निकल कर आ रहा है, क्योंकि बहुत से समाजवादियों के अंतिम रूप जो है वो आखिरी समय में निकल कर आते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को भी हमने देखा किस तरीके से उनका रूप आखिरी समय में निकल कर आया था, तो अब नीतीश कुमार जी का भी आखिरी समय में निकल कर आ रहा है, तो ये देखा जा सकता है। लेकिन जो किया नीतीश कुमार ने और फिर उसके बाद जिस तरीके से भेजा अपने लोगों को सामने से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बताने के लिए कि आप किस तरीके से आप उनके सुझाव मान लिएगा और फिर बिना सवालों के जवाब दिए भाग गए, तो ये राजीव जी एक तो बात स्पष्ट हो गई कि अब नीतीश कुमार का जनाधार जो है, मतलब जिसके जरिए वो ब्लैकमेल की शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि करते थे, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ जब करते थे, तो वो ब्लैकमेलिंग की पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। और ये मोदी जी की एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत मोदी जी धीरे धीरे सबको खत्म करते हैं, तो उनको भी खत्म कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी खत्म हो रहे हैं। सवाल ये कि मोदी जी तो खत्म करेंगे, आप खत्म क्यों हो रहे हैं? भाई फैसला तो आपको करना था ना। मोदी जी की अपनी राजनीति चल रही है, बीजेपी की अपनी राजनीति चल रही है, वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं, आप इस पे क्यों आगे बढ़ रहे हैं? दूसरा सवाल राजीव जी, ये जैसे जयशंकर जी ने कहा कि 2014 से 2019 से लेकर 24 तक प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आपने सारे अपने एजेंडे रख लिए, वक्फ को आपने के पास नहीं कराया। अगर आपको कराना था तो इसीलिए नहीं कराया क्योंकि ये जिम्मेदारी जो थी ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के कंधों पर डालनी थी कि वक्फ बोर्ड इनका सत्यानाश इन्होंने करवाया है। तो वक्फ बोर्ड के जरिए अपना काम भी हो गया, इन चारों को खत्म भी कर दिया मोदी जी ने। तो ये मोदी जी की रणनीति है, मोदी जी अपनी रणनीति में तो सफल हो गए। तो ये तो इन चारों को सोचना था कि भाई आपने ये क्यों पास करवाया और आपकी इसमें क्या सहमति थी। अब जो पत्रकारों ने, बिहार के पत्रकारों की दाद देनी पड़ेगी राजीव जी, उनको सलाम बनता है कि उन्होंने सवाल पूछ लिए। नीतीश कुमार होते तो उनसे भी सवाल पूछे जाते कि भाई आपने क्यों समर्थन दे दिया। तो ये जो सवाल वहां चले, तो मुझे लगता है राजीव जी कि मोदी जी की अपनी रणनीति थी, उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन जहां तक एजेंडा सेट करने का सवाल था,
कि नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट कर रहे थे, वो एजेंडा जो है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब सवाल राजीव जी उठने लगे हैं कि ये क्या ये सिर्फ वक्फ की जमीनों के लिए ही था मामला, या इसके बाद अब और भी आगे की चीजें उठाई जाएंगी। क्योंकि अब आरएसएस के मुखपत्र ने जो लिख दिया पत्र, हालांकि वो बाद में मालूम पड़ा हटा लिया या वेबसाइट से, लेकिन वो चीज हटा ली जाए तो ये तो एक रणनीति के तहत किया गया ताकि वो बात भी आ जाए और व्हाट्सएप ग्रुप में घूम जाए। अब तो आपने वेबसाइट से हटा ली, व्हाट्सएप ग्रुप में तो घूम रहा है उसका स्क्रीनशॉट, तो वहां तो चल रहा है, तो आपका एजेंडा मतलब चल रहा है। तो लेकिन आप अपने लोगों को अगर बताना चाहते हैं तो दूसरे लोग भी तो आपको समझ रहे हैं, तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज रहे हैं तो और लोग भी होते हैं, तो और जगह भी पहुंचता है वो। तो वो बातें अब सामने आ रही है कि मुख्य एजेंडा जो है वो जमीनों पर कब्जा करना है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भूमाफिया की तरीके से काम कर रही है। राजीव जी, ये बात तो जनता के मन में स्पष्ट होती चली आ रही है। अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है राजीव जी कि वो इन बातों को जनता तक पहुंचाए कि मामला सिर्फ वक्फ का नहीं है, ये भूमाफिया पार्टी जो है, ये भूमाफिया पार्टी जो है ये जमीनें कब्जा करना चाहती है, कल को और जमीनों पर भी कब्जा करेगी। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको जाकर जनता के बीच समझाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के पास क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि वो समझा पाए? पहले अपने नेताओं को समझाएं, उसके बाद फिर जनता को समझाएं, नेता जाके जनता को समझाएगा। तो हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि भाई उनका एक अपना प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रशिक्षित करने का कि आपकी पॉलिसी क्या है, क्या आपकी नीति है, क्या आपके सिद्धांत हैं। तो वो तो राजीव जी कहीं दिखाई पड़ता नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों में हुआ करता था, वो स्कूल लगा के पढ़ाया करते थे अपने नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को, सबको, तो उनका एक होता थी वैचारिक स्थिति। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो धुर वामपंथी होता है वो भी जो है धुर दक्षिणपंथी एकदम से हो जाता है। तो मतलब उस स्कूल का भी अब क्या फायदा कि अगर आप जो है वाम से राम हो जाए एकदम से, तो उसका भी क्या मसला है। लेकिन फिर भी राजीव जी एक मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका कार्यकर्ता ही आपकी नीतियों के प्रति सजग नहीं है और उसे ये नहीं मालूम कि आपकी नीतियां क्या हैं, तो ये दिक्कतें आने वाले समय में काफी ज्यादा अन्य दलों के सामने रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की राजीव की सफलता यही है कि उन्होंने अपने एजेंडे को कभी नहीं छोड़ा, भले ही उन्होंने किसी भी तरीके के समझौते किए हुए, ठंडे बस्ते में एजेंडे उन्होंने भले डाल दिए हों, लेकिन एजेंडा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा कि हमको जो है इस एजेंडे पर बढ़ना है। बाकी दलों ने क्या अपना एजेंडे पर काम करना जारी रखा? सवाल ये भी तो बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे पे काम कर रही है और दूसरों से भी अपना एजेंडा लागू करवा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने लागू करा दिया, तो बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो जनता के बीच जो जिस तरीके से जाना चाहिए, तो बात वही है कि उसको किस तरीके से पहुंचा जाए। तो इस पर तमाम राजनीतिक दलों को काम करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो देखिए राजीव जी की जनता भी अब इस बात को समझ रही है, कोई समझाए या ना समझाए, कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बनकर काम कर रही है। और ये बात अब लोगों के बात बीच में मतलब पहुंच रही है। और मोदी जी का एजेंडा जो है, जिसको चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये हो जाए, साहब हिंदुओं की हितैषी और मुसलमानों को ठीक कर देंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को तो ठीक जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन हिंदुओं को ठीक करने के लिए जरूर कर रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी एक बात कह के अपनी खत्म करूं कि नीतीश कुमार जी चप्पल पहन के पूजा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो चलिए, उनका कहा जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी को क्या हो गया था, वो भी चप्पल पहन के खड़े हुए हैं। तो सवाल नीतीश कुमार से ही नहीं है कि चप्पल पहन के पूजा कर रहे हैं, सवाल तो सम्राट चौधरी से भी है कि आप चप्पल पहन के क्यों पूजा कर रहे हैं। तो ये राजीव जी हिंदुओं का अपमान जो कर रहे हैं चप्पल पहन के पूजा करने वाले, हिंदुओं को इसका जवाब देना चाहिए। जी जी, हिंदुओं को जवाब देना चाहिए। हिंदू मुसलमान इसकी राजनीति और बहुत ज़्यादा इसकी सियासत में लोग फंसे हुए हैं और ख़ासकर बीजेपी फंसाती रही है, और इसलिए बार बार इसकी चर्चा, इसका जिक्र हम करते हैं। लेकिन ज़रा ये जिक्र भी करना होगा कि राहुल गांधी कल बिहार पहुंच रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिहार की सियासत में। और परसों से जो इनका अधिवेशन शुरू हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसका कितना असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ सकता है। जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी एक बार इन्हीं सवालों के साथ आपके पास। जी शुक्रिया राजीव जी। आपके सवाल पर आने से पहले एक आध बात और बोलना चाहता हूं आपके अनुमति से। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस सम्मेलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जेडीयू के नेता भागे और पत्रकार पूछ रहे हैं और पत्रकार की दिलेरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे संकोच होता है पत्रकार की दिलेरी पर, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, ये पार्टी का फ्रिंज एलिमेंट्स थे, मूल धारा नहीं थी। बीजेपी का भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में, वहां पटना में उनके नेताओं के सामने कितनी बार ये पत्रकार पूछ रहे होते हैं
तो ये चूंकि जेडीयू का वो भी मुस्लिम तबका सम्मेलन कर रहा है, मुसलमानों से पूछना बहुत आसान है इस देश में। मुसलमानों से पूछ रहा है पत्रकार, कौन सी बहादुरी का काम कर रहा है? अरे ये आप बीजेपी से पूछ के दिखाइए ना, यही सवाल जो जेडीयू से पूछ रहे बीजेपी से पूछिए। तो मैं थोड़ा शार्प एक बात ये रखना चाह रहा था कि कम से कम एक बात जाए कि जो उनकी बहादुरी दिख रही, बहादुरी नहीं है, वो कायरता है कि आप कमजोर से सवाल कर रहे हैं। ये बात आप नीतीश कुमार से करिए, नीतीश कुमार से नहीं कर पा रहे, बीजेपी से करिए, बीजेपी से भी सवाल हो सकता है, कभी नहीं कि मान लीजिए इस विषय पर नहीं, और भी वक्फ बोर्ड बिल पर तो बहुत सवाल हो सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहा है, मीडिया नहीं कर पा रहा है, पत्रकार नहीं कर पा रहा है। एक बात ये बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, जयशंकर सर जो बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि किसी हद तक वो ठीक है ये बात कहने में कि बीजेपी का इम्पैक्ट इतना बड़ा है, रिसोर्स इतने ज्यादा है कि वो अपनी बातों को रख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं और अपोजिशन नहीं कर पा रहा है, ये कर रहे हैं। और ये कि वक्फ बोर्ड बिल में भी वो अपनी बात समझा लेंगे कि ये जो है मुसलमानों को वो सबक सिखा रहे हैं या फिर यही मुस्लिम पक्ष ही गलत है, वो बात आरएसएस समझा लेगा और ये बचाव नहीं कर पाएंगे। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए बीजेपी तो फील गुड भी समझा रही थी, कभी नहीं समझ में आया था। होता क्या है, 2024 को देखिए, 2024 से पहले भी बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे के आधार पर सोचा था 400 पार कर लेंगे, बीजेपी नहीं समझा पाई। तो उस समय अपोजिशन कुछ बातें समझा पाया, जिसको आज बीजेपी कह रही है कि अपोजिशन ने झूठ समझा दिया, इसीलिए यूपी में ये रिजल्ट हो गया। अपोजिशन ने संविधान के बारे में भ्रम फैला दिया, कि आरक्षण के बारे में भ्रम फैला दिया, इसीलिए ऐसा रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन कुछ बात समझा पा रहा था, यानी प्रोग्राम लेकर के, कार्यक्रम लेकर के जब अपोजिशन मैदान में होता है तो गलत का मुकाबला हो जाता है। जयशंकर सर ने ये बात कही कि हम देखेंगे कि अपोजिशन ये कितना कर पाता है, लेकिन चूंकि ये बात भी बोलने की जरूरत है कि अपोजिशन इतना सक्रिय कभी नहीं था। इवन बीजेपी अपोजिशन में रह करके कभी सक्रिय नहीं रही। अन्ना आंदोलन नहीं था तो वरना बीजेपी ने कौन सा आंदोलन कर लिया? मंदिर आंदोलन बहुत पुरानी बात हो गई। लगातार पीएम इन वेटिंग ही रह गए लाल कृष्ण आडवाणी, उनका भी कोई मूवमेंट नहीं था। तो अपोजिशन, आज का अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। आज अपोजिशन में कांग्रेस स्ट्रांग है, लीड ले रही है, लेकिन ये कार्यक्रम को का और विस्तार किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम अगर बढ़ेंगे तो कोई नैरेटिव जो है गलत वाला नैरेटिव खड़ा नहीं हो पाएगा। गलत वाला सबको समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए कुछ किया जा रहा है, तो जब समझ में आ रहा है तो समझाने वाला कमजोर कैसे हो सकता है? कार्यक्रम की आवश्यकता है, ये बात। अब मैं आपकी बात पर आता हूं कि जो गुजरात में अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का, ये अधिवेशन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने इससे पहले जो अधिवेशन किए, जो अधूरा रह गया था मनमोहन सिंह जी के डेथ के कारण, और उससे पहले जो अधिवेशन हुआ जिसके बाद पूरी कांग्रेस एक तरह से बदल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, 2 यात्राएं हुई, और अब ये जो तीसरा अधिवेशन लगातार वाला है ये गुजरात में की धरती पर हो रहा है। और गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के पास उस समय से है जब इन्होंने 99 पर समेट दिया था बीजेपी को। कसर रह गई थी, वो भी कसर हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाता है, उस हिसाब से वो चुनाव जीत ले गई थी। बाद के चुनाव में निश्चित रूप से हम लगातार जो चुनाव में एक तरफा आंधी देख रहे हैं, जो सोचते कुछ है हो जाता कुछ है, उस हिसाब से चुनावी नतीजे आए हैं। लेकिन उस मोर्चे पर लड़ते हुए, संगठनात्मक स्तर पर मजबूत होते हुए, कार्यक्रम के स्तर पर गुजरात में का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुजरात की धरती पर आज भी देखिए विरोध प्रदर्शन जो है गुजरात में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खामोश है, कोई भी मुद्दा होता है तो गुजरात में विरोध प्रदर्शन होते हैं, कोई भी मुद्दा हो,
कांग्रेस के ही नेतृत्व में होता है। ऐसा नहीं कि गुजरात खामोश रहता है। तो अब गुजरात में महाधिवेशन में कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकली अपने आप को रखेगी, मजबूत करेगी, संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर ही रही है। तो हमें लगता है कि जो नारा राहुल गांधी ने दिया था कि हम गुजरात में मोदी को हराएंगे, उसके हिसाब से इसका महत्व है। और गुजरात में अगर मोदी को हराया जाता है, इसकी शुरुआत बिहार से होनी चाहिए, क्योंकि बिहार का बहुत संबंध हम जानते हैं। बिहार से जब शुरुआत होती है तो वो बात दूर तलक जाती है। तो राहुल गांधी ने शुरुआत कर ही दी है, चाहे व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट हो, चाहे संविधान सम्मेलन का तीसरा चौथा, मेरे ख्याल से तीसरा तो कम से कम है ही वहां उनकी सभा। तकनीकी रूप से संविधान सम्मेलन ना हो कि कोई और नाम हो जाए, लेकिन 3 बार तो कर ही चुके हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति को समेटा है और एक सूत्र में समेटा है। अब बिहार में कार्यक्रम भी है, तो यहाँ बिहार और गुजरात जुड़ता है। अधिवेशन से बड़े फैसले होंगे, कांग्रेस का संगठनात्मक रूप में कायाकल्प होगा, सैद्धांतिक रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया है, कौन से एलिमेंट्स अंदर रह के क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो लीडरशिप चेंज कर रहे हैं, संगठन में जो बदलाव ला रहे हैं, उन सबको एक और गति मिलेगी, और ये हमें लगता है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं ये कांग्रेस का महाधिवेशन और साथ साथ राहुल गांधी की बिहार की यात्रा, कल बिहार, परसों 2 दिन उधर गुजरात में, और एक ये ऐसा समय है जिस समय वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना हुआ ऐसा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं, और वैसे में ये सम्मेलन कांग्रेस पार्टी का कितना यहाँ महत्वपूर्ण माना जाएगा? राहुल गांधी का की जो बिहार की यात्रा है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? हमारे समाज को भी आत्मावलोकन करना चाहिए कि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो अमेरिका के तमाम शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं जी। उनकी नीतियों की वजह से वहां महंगाई बढ़ रही, स्टॉक मार्केट गिर गया, और हमारे देश के लोग बाबर की औरंगजेब की कब्र के खिलाफ बड़ी बहादुरी के साथ तलवारें लेके निकले हुए हैं। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए कि ये कौन सी बहादुरी है, ये कौन सी मानसिकता है, और ये जो पूरा तंत्र है, ये हमारे समाज को क्या समझना है कि ये पूरा तंत्र है नफरत समाज में, मुसलमानों के खिलाफ, बाबर के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, ये पूरा महंगाई, बेरोजगारी आपके अपने मूल मुद्दों से भटकाने के लिए है। और ये काम ये जो गोदी मीडिया है, ये लगातार करता है। ये कभी उन मुद्दों पे बहस नहीं करेगा जिन मुद्दों पे हम लोग यहाँ बहस करते हैं। तो ये भारत की समाज को भी समझना होगा कि भाई आप अपनी नौकरी को भी चिंता करो, अपनी आर्थिक स्थिति की भी चिंता करो, देश के लिए क्या कर रही सरकार ये भी चिंता करो। तो सबसे बड़ी सबक तो हमारे अब सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीर दे सकते हैं कि अमेरिका के शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और उस ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं जो पॉपुलर वोट में, स्विंग स्टेट्स में, सीनेट में, कांग्रेस के दोनों हाउसेस में जीत कर आया, और अभी कुछ ही महीने पहले। तो इसलिए भारत के समाज को भी एक सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस को जो अधिवेशन वहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि उदयपुर का एक प्रोडक्ट निकला भारत जोड़ो यात्रा, उसकी कामयाबी दिखाई दी। रायपुर में कुछ हुआ जो अधिवेशन, उसकी हमको झलक दिखाई दी किस तरीके से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, बावजूद इसके कि इनकम टैक्स की ने खाते सील कर दिए, इलेक्शन कमीशन वैसा था, पक्षपातपूर्ण था, ब्यूरोक्रेसी कैसी थी, इन सब के बावजूद चुनाव कांग्रेस ने अच्छा लड़ा, विपक्षी दलों ने अच्छा लड़ा, इनको बहुमत से रोक दिया। अहमदाबाद से नई कांग्रेस निकलनी चाहिए। देखिए, जो हम लोग देखते हैं
कि राहुल गांधी कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी सब्जी वाले से मिल रहे हैं, कभी वो कंपटीशन देने वाले बच्चों से मिल रहे हैं, कभी वो प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। और दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता वो गोदी मीडिया पे जाके दो हाथ बीजेपी के लोगों से कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। एक तीसरा पक्ष है जो कांग्रेस के तमाम नेता है, वो पब्लिक डिस्कोर्स से गायब है। उनको कौन रोक रहा है मिलने से, उनको कौन रोक रहा है रैलियां करने से। तो ये कांग्रेस को वहां पे सोचना चाहिए कि ये जो मिडिल ऑफ पिरामिड है कांग्रेस का, कि ये टॉप शीर्ष नेता है, खड़गे साहब है, राहुल गांधी, इनके एंगेजमेंट लगातार आपको दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो बाकी CWC की मेंबर है, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इनका क्या रोल है पार्टी में? हमको इनके एंगेजमेंट नहीं दिखाई देते। ये कांग्रेस के मीडिया को भी, कांग्रेस का मीडिया विभाग भी कहाँ से लाएगा? वो पैदा तो कर लीजिएगा। खुद उनका अच्छा एफर्ट है, सोशल मीडिया पे वो लोग अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, नैरेटिव के स्तर पे मीडिया में जाके बहस कर रहे हैं, इंटरव्यूज आते हैं, वीडियोज आते हैं, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन जो बहुत ताकतवर है कांग्रेस के अंदर तबका है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास संसाधन भी है, पोजीशंस भी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये अहमदाबाद से लौटे कांग्रेस तो इस तरफ भी ध्यान दे, और चुनाव की धांधली और मीडिया, ये दो चीज पे अगर कांग्रेस ने कुछ काम कर दिया तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है संजय जी, आपसे भी समझूं कि कांग्रेस का रोल अब आज की तारीख में वक्फ संशोधन बिल और उसको लेकर तमाम बातें, इन सब के बीच, जबकि एनडीए की गवर्नमेंट है और जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर ही फूट के आसार बहुत दिख रहे हैं, खासकर उन दलों में जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, इन तमाम दलों में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक नेता जो हैं वो नाराज निराश दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसे देखता हूं कि कुल मिलाकर मामला यह है कि मोदी जी को सत्ता में रहना है और उसके लिए वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और इसके लिए उनको जिनका सहयोग चाहिए मिल रहा है, वो स्वेच्छा से दे या जबरन लिया जाए या ब्लैकमेल करके लिया जाए। तो मोदी जी को जो सहयोग चाहिए वो किसी न किसी तरह उनको मिल जा रहा है, और उसका जूनियर सेक्शन है नीतीश कुमार का कि उनको सत्ता में रहना था, उसके लिए जो चाहिए था वो सब उन्होंने किया और सब करके वो सत्ता में बने रहे। 20 साल से सुशासन बाबू सत्ता में हैं, बिहार को क्या मिला और बिहार को उन्होंने क्या दिया, बिहार के लिए क्या कर दिया, इस सब पर तो कभी बात ही नहीं होती है। लेकिन ये फैक्ट है कि बिहार में कहीं कहीं भी पुल बन गया, ना इधर सड़क है ना उधर सड़क है, पुल बन गया। तो अब इस भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई मुद्दा नहीं है, या इसके बावजूद नीतीश कुमार चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं, या मोदी को नीतीश कुमार की जरूरत है। तो ये हमारी राजनीति का हश्र है, ये हमारी राजनीति की स्थिति हो गई है कि जो सत्ता में है वो कमाए, खाए और खिलाए और सत्ता में बना रहेगा। ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक जैसे अभी प्रशांत जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे या काम क्यों नहीं कर रहे, वो एक्टिव क्यों नहीं है, तो एक्टिव जैसे ही होंगे उन पे हमला शुरू हो जाएगा ईडी का। तो वो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो काम करे भी तो कैसे करे, नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे होंगे, वो सब अपनी जगह है। इसके बावजूद अगर कोई काम करना चाहे तो उस पर ईडी का हमला शुरू हो जाएगा। तो काम करना भी मुश्किल है बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी ने सारी व्यवस्था इस तरह से की है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है या मजबूत होती दिखती है या उसको लगता है कि हम चुनाव अकेले स्तर पर जीत जाते तो दिल्ली जैसी स्थिति हो जाएगी, तो फिर बीजेपी को ही फायदा हुआ। तो मुझे स्थितियां ऐसी फंसा दी गई है या फंसी हुई हैं कि कांग्रेस अच्छा काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे और अच्छा कर सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसके अच्छा करने का हश्र ये हो कि बीजेपी ही जीत जाए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन
ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। अगर कांग्रेस को लगे कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं तो वो 5 साल का इंतजार क्यों करें, इस बार अकेले क्यों नहीं लड़े। तो स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि कांग्रेस, और अगर वो सत्ता में नहीं है तो उसको जिस ढंग से दबाया कुचला और परेशान किया जा रहा है, उसमें उसके लिए अगले 5 साल काटना भी मुश्किल है। तो इसलिए उसकी तो कोशिश होगी ही कि जहां सत्ता मिलती है वहां सत्ता ले ले, उससे पैसा और जो जरूरी सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी ही, लोगों को अबलाइज किया जा सकेगा, तो शायद कुछ कार्यकर्ता भी मिल जाए, कुछ नेता भी मिल जाए, तो वो तो अपनी जगह जरूरी है। लेकिन उसका हश्र अगर ये हो रहा है कि भाजपा ही कोई अंततः सरकार बन जा रही है, और भाजपा की सरकार, मैंने आयुष्मान योजना लागू कर दी गई, ये आज बहुत बड़ी खबर है, सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है, दिल्ली में छाप दिया गया, और उसको केजरीवाल ने कहा था कि सबसे बड़ा घोटाला है, और सबसे बड़े घोटाले की कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है, और घोटाला है ये तो दिखने से लगता है, दिखाई देता है, और उससे किसी को लाभ नहीं है, और कैसे लाभ नहीं है ये सब समझाने समझने की बात नहीं। तो लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या डर से कर रहे हैं। स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि बीजेपी को कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी कैसे नेता हैं या लीड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भारत को क्या मिला, भारत कहां पहुंच गया, ये तो अब सबको पता है, सब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के अखबारों में क्या है, प्रशांत जी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप के कारनामे की कोई बात नहीं है, अब ये बात हो रही है कि श्रीलंका में ये हुआ, मोदी जी का बड़ा सम्मान हो गया। तो मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, ये स्थापित कर दिया गया है, और लोग मोदी जी को सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और मोदी जी उसके लिए कुछ भी लुटाने को तैयार है। तो मोदी जी अगर सत्ता में बने हुए हैं तो देश बेच करके बने हुए हैं, और नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे तो बिहार को अगर बेचा नहीं तो कुछ मिला नहीं। तो इसके बावजूद ये दोनों लोग 20 साल से, और ये 10 साल से ज्यादा से सत्ता में बने हुए हैं, और इसीलिए बने हुए कि इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं वो अगर स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं तो डर से कर रहे हैं। दोनों स्थितियां बहुत खराब है। और हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि जाति की बात नहीं करनी, जाति की बात नहीं करनी है, धर्म की बात नहीं करनी है, और अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर जाति की बात करते हैं तो हम तो उनकी जाति पूछेंगे। पूछो, और राहुल गांधी ये बता दें कि हाँ हमारी कोई जाति नहीं, फिर भी हम इन जातियों के लिए काम करेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी वो नहीं करते हैं, तो अब उनको ये लोग उस स्थिति में पहुंचा दे रहे हैं कि राहुल गांधी भी वही सब करने लगे जो ये खुद करते हैं। तो वो राहुल गांधी कर नहीं रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। एक पार्टी है, एक आदमी क्या क्या करेगा, और वो सब बीजेपी तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, राजनीति को बहुत खराब कर दिया गया है, और सारा मामला भ्रष्टाचार का है। और सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता, राजनीतिक विचार घुसेड़ना भी भ्रष्टाचार ही है, जो इन्होंने घुसेड़ करके और पूरा भ्रष्टाचार किया हुआ है। जी जी जयशंकर जी जयशंकर जी, जरा आपसे समझो कि क्या ये अभी अगला 2-3 दिन 7, 8, 9 ये जब कांग्रेस में दिखेगा पूरा, हालांकि मीडिया में कितना कांग्रेस मीडिया मैनेज कर पाएगी ये अलग बात है, लेकिन चाहे राहुल गांधी की कल बिहार की यात्रा और उसके बाद 8 और 9 तारीख की, और इसी बीच वक्फ संशोधन को लेकर, इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं, शायद उस पर भी कुछ खबर आए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। तो बहुत कुछ है, मतलब अगर देखा जाए तो अगला 3-4 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसमें कांग्रेस की और विपक्षी दलों की भूमिका ज़रा उस पर बात होनी चाहिए चलते चलते में, और महत्वपूर्ण है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, यकीनन राजीव जी 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति के लिए भी। जिस तरह से बिहार में हो रहा है, कल का प्रोग्राम जो है वो बेगूसराय तो कभी कांग्रेस का और कभी कम्युनिस्टों का राजनीतिक गढ़ था, बना हुआ था, बाद में आरजेडी और सोशलिस्टों का भी रहा। तो वहाँ पर जो सम्मेलन कर रहे हैं पलायन रोको यात्रा के नाम पर, बिहार भर के नौजवान जुटते हैं, सभी तबकों के लोग आते हैं, उसमें क्या एक मैसेज निकल करके आता है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपनी एक यात्रा पर निकले हुए हैं और उसे वो मतलब अडिग हैं, वो जरा भी दाएं बाएं विचलित नहीं होते हैं। और उसी के साथ जो अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, उस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। देखिए, गुजरात और बिहार दोनों एक मामले में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पता हो तो गुजरात में छात्र युवा आंदोलन हुआ था जी, और उसी की कड़ी आकर के बिहार आंदोलन से जुड़ी थी, और फिर उसके आगे क्या क्या हुआ वो तो अतीत की बातें हैं।
तो आज वही हालत है कि आज बिहार लीड कर रहा है, बिहार से छात्र युवा आंदोलन उभरने जा रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में उभरने जा रहा है, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में उभरने जा रहा है, और उसमें महागठबंधन के लोग शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और वही जाकर के अहमदाबाद में ये होता है, कन्वोलमेंट हो रहा है। तो वहां से जब एक निकलेगी बात, अब देखिए असल बात क्या है राजीव जी, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, कई वर्षों से कह रहे हैं, बल्कि जब हमको याद है कि जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, तब से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी होगी, क्योंकि ये जो कांग्रेस है ये अंतर्विरोधों की कांग्रेस है, इसमें कहीं कोई एक समान वैचारिक आधार नहीं है। उदयपुर से काफी उम्मीद उभर करके आई थी, लेकिन जो बातें उभर करके आई, भारत जोड़ो यात्रा को अलग कर दे तो उन सारी बातों पे पलिता तो अगले दिन कांग्रेस कार्य समिति के बैठक के प्रस्ताव ने लगा दिया था और उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर जो है अहमदाबाद में, चूंकि है तो अधिवेशन है, यहाँ से तो अलग बातें उठ के आएंगी, इसमें कोई वैचारिक मंथन या ये सब तो होने वाला नहीं है, लेकिन एक नई ऊर्जा और नई ताकत कांग्रेस ले सकती है, जहां से भाई कांग्रेस का तो ओरिजिन है ना, एक तरह से महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल जो कांग्रेस के स्टारवर्ड्स रहे हैं, जो कांग्रेस के स्थापना से लेकर के उसको धार देने वाले लोग हैं, उनकी धरती है गुजरात, वहां से कांग्रेस का संदेश एक निकल करके आ सकता है। लेकिन उसमें जरूर ये राहुल गांधी को ये बात करनी चाहिए कि भाई देखो, साफ साफ, बहुत साफ गोई के साथ, कि भाई हमने एक रास्ता पकड़ लिया है, वो रास्ता है गांधी का, पटेल का, अंबेडकर का, सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का। इस रास्ते पे जो चलने वाले हैं वो हमारे साथ रहें, जिन्हें लगता है कि इससे चलने से थोड़ी असुविधा होगी, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कांग्रेस की कार्य समिति में भी और कांग्रेस के नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उसमें परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मन से राहुल गांधी की जातिगत जनगणना वाली बात का समर्थन नहीं करते हैं, जो मन से राहुल गांधी की पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कुछ मिले, कोई किसी तरह का आरक्षण मिले, इसका अंदर से समर्थन नहीं करते हैं वो लोग। धर्मनिरपेक्षता की बात आप देखिए, 370 की बात है, 370 हटाने की बात है, उस पर ही कितने लोग सामने खुल करके आए। राहुल गांधी जो बात बोलते हैं तो CWC के मेंबर चलो संघर्ष न करें, बात समझ में आती है, फील्ड में न जाए समझ, लेकिन बयान कितने आते हैं, कितने लोगों के बयान आए। यहाँ राहुल गांधी एकदम सही कर रहे हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, सदियों से सताए, दमित और वंचित तबके हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस के कितने प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं के नाम देखकर बता दीजिए। मेरी मुलाकात उनसे काफी लोगों से हुई है, वो इसमें एकदम खिलाफ है, लेकिन अब ठीक है, चल रहा है। दूसरा ये है, ये ग्रंथि जो बार बार, वो भी एक बात हम लोग कहते रहते हैं कि सहयोगी दलों को साथ लेकर के लड़ना है या उनके बिना लड़ना। उनके बिना लड़ना है तो भी एक राजनीति है, वो कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल लगातार काम करना होगा। जैसे दिल्ली की बात लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार तो चली गई, अब तो सामने बीजेपी की सरकार है और लगातार वादा खिलाफी करते जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने कौन सा प्रदर्शन किया, किस बात को लेकर के कांग्रेस सड़क पे आई। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के समय ये वादा किया था कि साहब वो 6,000 रुपये मिलेंगे, खटाखट हमारी सरकार बनेगी तो मिलेंगे। चुनाव हो गया, राहुल गांधी की कांग्रेस हार गई चुनाव, लेकिन भाजपा की महिलाओं को लेकर के उन लोगों ने घेराव शुरू कर दिया कि लाओ हमारा 6,000 रुपया दो, जो आपने कहा था। यहाँ जो है 2,500 रुपये पहली कैबिनेट में देने की बात हो गई थी, तय हो गई थी, वो आज तक तो नहीं हुआ। होली के दिन मुफ्त में रसोई गैस मिलने का, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है। मतलब मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी कभी चूकती नहीं है। उस मोदी की गारंटी को लेने के लिए कांग्रेस के लोग, कितने लोग सड़क पे आए। कूड़े का पहाड़ उठाने की बात चर्चा ही नहीं कर रहा, आज तो कोई बात ही नहीं हो रही कि कूड़े का पहाड़ भी दिल्ली में है कहीं, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। तो इस तरह की सारी बातें, डीटीसी की बसों में जो महिलाओं को सुविधाएं मिली थी मुफ्त में यात्रा करने की, कामकाजी महिलाओं को इससे काफी सुविधा मिलती थी, अब हो रहा है कि नहीं साहब वो कौन सा स्मार्ट कार्ड लाएंगे देंगे और उसके लिए बड़ी जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कब करेंगे पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, उस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं
अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं कि आज आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन वही है कि एक तो आपका वैचारिक आधार बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके पास होना चाहिए, और तय करना चाहिए कि हमारा नेता जो कह रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, उसके साथ हम हाँ में हाँ मिलाएंगे, चलेंगे। अगर नहीं मिला सकते हैं तो छोड़ के जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। आपको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, मत करिए राजनीति, आप जाइए बीजेपी के साथ शरणागत हो जाइए। बहुत सारे लोग गए हैं, कांग्रेस के लोग गए हैं वहां पे, अच्छे माल मलाई भी खा रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन आप तो यहाँ बने भी रहेंगे, यहाँ उम्मीद लगा रहेंगे कि कहाँ किसी जहाँ सत्तारूढ़ है कांग्रेस वहाँ का कुछ प्रभार मिल जाए, कहीं कुछ प्रवक्ता बन जाए, कहीं कुछ ये सुविधाएं मिल जाए। तो ये सारे के लिए तो आप लगे हुए हैं, और संजोग से आपको मिल भी जाता है। अभी देखिए CWC में किसका नॉमिनेशन हुआ है, अहमदाबाद के एक दिन पहले न हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और राहुल गांधी बोलेंगे कुछ और पार्टी पे होगा कुछ और, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अहमदाबाद में जाकर के आप बोलते हैं कि साहब इतने % लोग भरे पड़े हैं, जो संघ के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, सब कुछ है, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया। तो एक तो आपने बाकी लोगों को डाउटफुल बना दिया कि यार किस पर शक है, किस पर नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब जो काम करना चाहता है उसको आप बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, और जिसको बढ़ाते हैं वो भाग जाता है, खड़ा हो जाता है। हार्दिक पटेल को आपने बढ़ाया था, वो चला ही गया कहीं छोड़ छाड़ करके। संजय निरुपम को आपने बढ़ाया, वो चला गया छोड़ छाड़ करके जी। मिलिंद देवड़ा को आपने बढ़ाया, छोड़ छाड़ के चला गया। जितिन प्रसाद को आपने बढ़ाया, छोड़ छाड़ के चला गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने बढ़ाया, छोड़ छाड़ के चला गया। तो क्योंकि इनका वैचारिक धरातल राहुल गांधी के वैचारिक धरातल के साथ मेल नहीं खाता है। मेरा बार बार जो एम्फेसाइज रहता है वो यही रहता है कि इसको राहुल गांधी को बहुत कड़े शब्दों में साफ करना होगा कि भाई देखो, हमने ये रास्ता ले लिया, या तो हमको समझाओ कि ये रास्ता गलत है तो उस पर हम बहस करेंगे, लेकिन अगर मानते हो कि रास्ता सही है तो इसके साथ खड़े रहो, और नहीं तो आप रास्ता अलग चुन लो। जिस दिन ये बात हो जाएगी, अहमदाबाद से अगर ये मैसेज निकल के चला जाएगा, कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा राजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात वही बिहार के बारे में जो हो रहा है कि अगर महागठबंधन ईमानदार रहा, ईमानदारी से चुनाव लड़ा, अतिशयोक्तिपूर्ण दावे नहीं किए गए, तो जो एनडीए नाम का जो है वहां पर ढांचा, उसको बिखरने में देर नहीं लगेगी। और इस पर बहुत ज्यादा हमको भरोसा नहीं करने की चीज है। ठीक है, अल्पसंख्यक तो जहां हैं वो रहते हैं, उसमें कोई नहीं। असल चीज है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उसमें बीजेपी एनरोड ना करने पाए, ये असली बात है। उसको रोकने की जरूरत है, उसको रोक लेंगे तो आप राजनीति आपकी चल पाएगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें जो यहाँ हम कर रहे थे, और एक तरफ वक्फ बिल और दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियां, एनडीए में फूट, और खासकर वो दल जो अल्पसंख्यकों या सेकुलर कहलाने वाले दल रहे हैं, अभी तक उनकी आगे की राजनीति क्या होगी, इन सब पे हम चर्चा कर रहे थे। वक्फ को लेकर कल से और भी चर्चा गर्म होगी, ये तय मानिए, क्योंकि कल सोमवार है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख तमाम दलों के नेता करेंगे। याचिकाएं बहुत सारी लगाई जा चुकी हैं, उन याचिकाओं पर कब अमल होता है और कब इस पर आगे बहस होती है, और ख़ासकर जो कह रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जो लीगल सलाहकार कह लें, वो अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने जो कहा है कि ये बिल अब जो कानून बन चुका है सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हो जाएगा। और उधर मनोज कुमार झा भी यही बात कह रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीद है, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, चूँकि वो भी एडवोकेट हैं, तो उनका भी कहना यही है। तो देखते हैं, वकीलों का कहना यही है, लेकिन जजेस क्या कहेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि सड़क पर जनता, क्योंकि किसान आंदोलन का हश्र हो सकता है, यानी कि वो जो किसान बिल थे तीनों, जिसको काले कानून कहते थे किसान, अगर वो हश्र होगा तो वो वहाँ तक 13 महीने लग गए थे किसानों को वहाँ तक आने में, नरेंद्र मोदी को झुकाने में। क्या ये 13 महीने अल्पसंख्यक सड़कों पे बैठेंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन या दूसरे दल जो इस बिल के अगेंस्ट लोकसभा और राज्यसभा में वोट दे के आए हैं, वो उनका साथ देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आने वाले वक्त में ये सब कुछ हम देखेंगे। अगर लड़ाई सड़क की है और लड़ाई न्यायालय की है, न्यायपालिका की है, तो उसमें भी विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
क्या वहां तक उतनी मजबूती के साथ ये तमाम दल जाएंगे? सत्ता पक्ष ने अपना काम कर लिया है, अब झुकाने का काम जो है वो विपक्ष का है, और विपक्ष ने दिखा दिया है कि हमारे पास ताकत है दोनों सदनों में। 232 खड़े हो गए 288 के सामने लोकसभा में, और 95 खड़े हो गए 122 के अगेंस्ट या 128 के अगेंस्ट राज्यसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग यहाँ कर रहे थे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयशंकर जी आपका, प्रेम कुमार जी